सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट हमारा जो डिस्कशन था गाइस, वो डिस्कशन हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के। जो मैंने बताया था एग्जामिनर्स का सेकंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, अगर उन्हें टेंस रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछना होता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छा होती है वो वहां पर क्वेश्चन पूछने की ज्यादा रहती है। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ, आज का हमारा टॉपिक बहुत शॉर्ट और कॉम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा रूल्स नहीं है, रूल्स इसमें बहुत कम है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ किन परिस्थितियों में किया जाता है, वाक्य निर्माण उसमें कैसे होता है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में पास्ट टेंस वाला, जो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला लेक्चर था, उसमें जिस तरीके से मैंने देखा कि आप लोगों ने कमेंट कर रखे हैं, कमेंट बॉक्स जो है काफ़ी बड़ा था, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, उनमें से कुछ एक का रिप्लाई कर चुका हूं, बाकी जिनको रिप्लाई नहीं मिला है मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो डोंट वरी, अगर आपने कुछ अच्छा किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, तो उसके लिए अप्रिसिएशन मिल सकता है गाइस। लेकिन जो एक बेसिक चीज़ है वो करने के लिए प्लीज़ मुझसे किसी तरह के अप्रिसिएशन की उम्मीद ना करें, क्योंकि उसके लिए हम 19 लेक्चर्स ले चुके हैं। ठीक है गाइस, तो वो तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। थोड़ा सा उससे बाहर निकल के, थोड़ा सा उससे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अगर आप मुझे करके देते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हमेशा लगता ही है और मैं एडमायर भी करता हूँ ऐसी चीज़ों को। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लास्ट जो हमारे दो टॉपिक थे उससे काफ़ी नेचर समझ में आया होगा कि परफेक्ट टेंस किस तरीके से काम करता है। आज हम उसे कंक्लूड करने वाले हैं, राइट। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी मैं, ये समय है हमेशा चलता रहता है, निरंतर सतत इस बिंदु पे खड़ा हूं। ये मेरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बिंदु, राइट नाउ, अभी वाला। राइट नाउ, अभी इसी वक्त वाला जो बिंदु है वो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मेरा बिंदु है। इस बिंदु के बाद यानी अब से आगे आने वाला जो समय है, अब से भविष्य का जो समय है, उसमें किसी भी काम को लेकर के अगर मैं ये समझता हूं कि किसी बिंदु पर वह कार्य क्या होगा, समाप्त हो चुका होगा। क्या समझता हूं इसमें मैं कि कोई कार्य है वह समाप्त हो चुका होगा। अगर ऐसा मैं किसी कार्य के विषय में समझता हूं, जैसे कि मुझे लगता है ये लेक्चर छोटा होने वाला है तो आधे घंटे में ये लेक्चर समाप्त हो चुका होगा। अब हो सकता है कि 5 मिनट पहले हो जाए, हो सकता है 5 मिनट ज्यादा लग जाए। ठीक है, ये डिफरेंस तो देखने को मिल ही सकता है, राइट। तो ऐसे जो भी पॉइंट है जिनको मैं मानता हूं कि समाप्त हो चुका होगा भविष्य के किसी बिंदु पर, उसको दर्शाने के लिए मैं किसका प्रयोग करता हूं? उसको दर्शाने के लिए मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो समाप्त हो जाना या किसी कार्य का पूर्ण हो जाना, वो भी भविष्य में जाकर के, राइट। तो यहां पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। इसमें वाक्यों का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा उसको अगर हम देखें तो सब्जेक्ट, उसके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल, साथ में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो एक काम करता हूं, साथ के साथ बनवा लेता हूं, आज हैंड टू हैंड बनवा लेता हूं, तो बना भी लो, चेक भी कर लो साथ के साथ ही, राइट। तो पहला वाक्य बनाना है राम से, दूसरा वाक्य बनाना है आए से। राम के साथ में आप ले लीजिए फ्लाई और अ काइट, और आए के साथ ले लीजिए सिंग और ऑब्जेक्ट में ले लीजिए सॉन्ग। चलिए, ये बेसिक डेटा है, इसको लेकर के हम सेंटेंस आज बनाने वाले हैं। राम फ्लाई अ काइट, उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या बनेगा, और आई सिंग अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग फ्यूचर परफेक्ट में क्या बनेगा, उस अकॉर्डिंग बना के देखिए किस तरीके से वाक्य का निर्माण हो रहा है। चलिए, हाँ भाई मांगो क्या चाहिए, सब्जेक्ट ये लो, पॉज कर लेना भाई, जो बना रहा है खुद से वो। राम मिल गया, सब्जेक्ट यहां पे क्या, आई, राम के साथ विल, आई के साथ शैल, have as it is copy paste, have as it is copy paste, verb की थर्ड फॉर्म फ्लाई की होती है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, और सिंग की होती है सिंग, सैंग, संग। ठीक है, आगे मुझे मिल गया अ काइट, और सेकंड मुझे यहां पे मिल गया
अ सॉन्ग, राइट। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। इसी को अगर मैं नेगेटिव में बनाना चाहूं, हिंदी में इसका अर्थ क्या बनेगा? राम पतंग उड़ा चुका होगा, मैं गीत या गाना गा चुका होऊंगा। इस तरीके से दर्शाने के लिए हम इन वाक्यों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पे आता है सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हमें लेना है तो वापस से ले लेंगे राम, यहां मैं ले लूंगा आई, यहां वापस से विल, यहां शैल, यहां नॉट एज इट इज कॉपी पेस्ट, यहां हैव एज इट इज कॉपी पेस्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहां पे फ्लोन, और यहां पे है संग। नेक्स्ट आएगा यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट अ काइट, और यहां पे आ जाएगा अ सॉन्ग। इस तरीके से हम इजीली इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। राम पतंग नहीं उड़ा चुका होगा और मैं गीत नहीं गा चुका हूंगा, ऐसा कहने के लिए मैं इस तरह का प्रयोग करूंगा, राइट। इंटरोगेटिव अगर मुझे इस सेंटेंस को बनाना है तो विल या शैल के साथ सब्जेक्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को यूज करना है। तो वापस पहले सब्जेक्ट लिख लेता हूं। यहां मिल गया मुझे राम, यहां मिल गया मुझे आई, राम के साथ लग गया विल, आई के साथ लग गया शैल, आगे क्या चाहिए मुझे? हैव। चलिए भैया हैव दोनों जगह कॉपी पेस्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, फ्लोन अ काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और यहां पर संग अ सॉन्ग, ऐसा लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। तो क्या राम पतंग उड़ा चुका होगा या क्या मैं गाना या गीत गा चुका होऊंगा, उसे दर्शाने के लिए मैं इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करूंगा। फिर से हम ले लेंगे यहां पे राम, यहां हम ले लेंगे आई, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिया, यहां मिल गया मुझे विल, यहां मिल गया मुझे शैल, यहां मिल गया मुझे नॉट एज इट इज कॉपी पेस्ट, यहां मिल गया मुझे हैव एज इट इज कॉपी पेस्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन। जल्दी से बना दूं ना फटाफट वाक्य, टाइम तो नहीं चाहिए किसी को इसमें, क्योंकि ये काम करते हुए बहुत दिन हो गए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर क्या है टॉपिक का, टॉपिक चल रहा है तो इसमें क्या क्या आने वाला है, ये सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाती है ना, क्योंकि लगातार एक ही स्ट्रीम पे अगर पढ़ रहे हैं, एक ही तरीके से हर टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं तो पता चल जाता है आगे कैसे क्या होने वाला है। चलिए, तो क्या राम पतंग नहीं उड़ा चुका होगा या क्या मैं गीत नहीं गा चुका हूँगा, इसको इंग्लिश में दर्शाने के लिए हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसमें हमें एडवर्ब्स कैसे मिलने वाले हैं। तो देखो, आफ्टर या बिफोर का तो हम पहले ही जानते हैं, पहले अथवा बाद में, ठीक है। कि अगर मैं ये कहूं कि जब मैं विद्यालय में पढ़ाने जाता हूं, विद्यालय में जब मैं पढ़ाने जाता हूं, विद्यार्थी उससे पूर्व ही कक्षा में पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो अब मैं पहला वाला वाक्य तो छोड़ देता हूं कि जब मैं विद्यालय में पढ़ाने जाता हूं, विद्यार्थी उससे पूर्व कक्षा में पहुंच चुके होंगे, ठीक है। या कक्षा में विद्यार्थियों के पहुंचने के पश्चात, या जब कक्षा में विद्यार्थी पहुंच चुके होंगे उसके पश्चात मैं विद्यालय में जाता हूं। तो भविष्य में एक कार्य के बाद दूसरा कार्य अगर होता हुआ दिखाई दे तो वहां पर कॉम्बिनेशन बनाना सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। कि जब ये काम होता है, जब कोई कार्य होता है, उससे पहले कोई कार्य हो चुका होगा, उसको दर्शाने के लिए हम आफ्टर बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, बाय जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है भैया। अगर कभी भी बाय के बाद में कोई स्पेसिफिक टाइम दिख जाए, कोई डेट दिख जाए, कोई टाइम दिख जाए, बाय द टाइम आ जाए, बाय देन आ जाए, बाय द एंड ऑफ डे, बाय द एंड ऑफ वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, सेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसा कुछ भी अगर आता है तो सेंटेंस किस में चला जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाता है। कि यहां पे क्या कहना चाह रहा है? इस समय तक। तो हिंदी में मैं ऐसे लिख देता हूं, इसे इस समय तक। तो यानी कि जब भी मैं बाय से अगर कोई भी टाइम बताता हूं तो उसका मतलब क्या है कि इस समय तक
ये कार्य पूर्ण हो चुका होगा। तो तक को बताने के 3 तरीके हम यहां देखेंगे। एक तो बाय से बताते हैं हम फ्यूचर में, एक बताते हैं टिल से, और एक बताते हैं अंटिल से। टिल और अंटिल जो है ना, इनसे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अंटिल का मतलब क्या होता है, अंटिल के बाद में कोई कार्य आ जाए और टिल के बाद में कोई समय आ जाए। ठीक है, अंटिल के बाद क्या आ जाता है, कार्य आ जाता है, और टिल के बाद में क्या आ जाता है, समय आ जाता है। तब भी हम लोग वहां पर वाक्य को किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अगला हम देखते हैं व्हेन, यानी कि जब। दो कार्य एक ही समय पर कार्य अगर समाप्त होंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि जब मैं विद्यालय जाता हूं। वापस वही वाला वाक्य ले रहा हूं जो ऊपर लिया था, है ना, ताकि सिमिलर लगे। तो जब मैं विद्यालय जाता हूं, विद्यार्थी कक्षा में जा चुके होंगे। तो एक कार्य पूर्ण हो चुका होगा जब सामान्यतः दूसरा कार्य होता है, राइट। उसको बताने के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाक्य बना सकते हैं। कुल मिलाकर के सारे के सारे जो हैं ये फ्यूचर टेंस की पहचान बनते हैं, है ना, कि कहां फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, राइट। तो ये एडवर्ब्स हैं, इनको ध्यान रखना। बाय के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, मैंने पढ़ा है, सब लोगों ने स्पेसिफिक टाइम और इन सबको बहुत अच्छे से लिखा है। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी रिसर्च किया उसके लिए, एंड इसी को आगे बढ़ाते रहिए, इसी को आगे कंटिन्यू रखिए। ठीक है गाइस, चलिए अगला देखते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट विल बी ओवर विद इन अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। किसी ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जो कि ओवर हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा किसी निश्चित समय के दौरान। किसी निश्चित समय के दौरान कोई कार्य समाप्त हो चुका होगा भविष्य में। हिंदी में फिर से कह देता हूं, एक विद्यार्थी का एक कमेंट आया था कि सर ये वाला रूल समझ में नहीं आया, और उस रूल को जाकर के मैंने वापस वीडियो में देखा, उसको मैंने बिल्कुल हिंदी में प्यार से और एक उदाहरण से समझाया था, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा उस विद्यार्थी के लिए, नाम मुझे ध्यान नहीं है ना, लेकिन वो कमेंट मेरी नज़र में है कि यार इसका आंसर करना है लेकिन करा नहीं है, अभी तक करा नहीं है। एक तो समय का भी थोड़ा अभाव है ना, और कई बार क्या होता है दिमाग से स्लिप हो जाता है। अभी बात कर रहे हैं तो याद आ रहा है कि यार उसको वो कमेंट करना था। ऐसे ही कभी गाड़ी चला रहा होता हूँ तब याद आता है, जब फोन पे इंस्टा रील से ऐसा कुछ देख रहा होता हूँ तब याद नहीं आता जब याद आना चाहिए, जब याद नहीं आना चाहिए वहां याद आ रहा है, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है ना। हम भी हैं तो मनुष्य, आपकी तरह सामान्य। तो यहाँ पर क्या है कि भैया भविष्य में मैं मानता हूं कि किसी टाइम पर कोई काम जो है वो खत्म हो चुका होगा। इस बारे में हम 10 बार बात कर चुके हैं। मैं वापस एक ही वाक्य बोलूंगा, कल मैं 4:15 बजे तक इंग्लिश की क्लास ले चुका हूँ। 4:15 बजे क्या मेरा सर्टेन टाइम है? यस, सर्टेन टाइम है 4:15 बजे। क्या मेरा काम खत्म हो चुका होगा? हाँ, हो चुका होगा। क्या वो एक्शन होगा? हाँ, वो एक्शन होगा। क्या वो एक्शन फ्यूचर का होगा? हाँ, वो एक्शन फ्यूचर का है। अब क्या ही बात करूं इसके बारे में, इतनी बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। शी विल हैव प्लांटेड ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन बाय 4 PM। शाम के 4 बजे तक जितने भी पौधे लगाने हैं वो उन्हें लगा चुकी होगी, यानी कि 4 बजे वो अपना कार्य समाप्त कर चुकी होगी। 4 बजे तक, अगर आज शाम को 4 बजे के लिए भी बोलूंगा तो भी बात यही है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, वर्तमान बिंदु से जो भविष्य है, वर्तमान बिंदु से जो भविष्य है, जहां हम कहीं भी समझते हैं कि कार्य खत्म हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा, पूर्ण हो चुका होगा, कंप्लीटेड वाले स्टेट में होगा, तो उसको दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी विल हैव अराइव्ड बाय देन। अब ये कोई निश्चित समय की बात हो रही है ना, कि यार 7 बजे डिनर करने चलें क्या? कितने बजे? 7 बजे डिनर करने चलें क्या? तो सामने वाले ने कहा यार तब तक तो लक्ष्मी आ चुकी होगी, तो फिर अपन चलेंगे तो एक काम करेंगे, उसको भी साथ में ले चलेंगे। तो और क्या, यही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि लक्ष्मी विल हैव अराइव्ड बाय देन। देन का मतलब कोई ना कोई समय है जिसके बारे में पहले बात चल रही है, लेकिन सेंटेंस में नहीं दिया हुआ। लेकिन देन के साथ बाय को देख करके हमारे को पता चलेगा कि भैया ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। बात समझ में आई? बाय देन का जोड़ा देख करके हम ये समझ गए कि बात फ्यूचर की कर रहा है, राइट। नेक्स्ट हमारा रूल आता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट विच विल हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट इन फ्यूचर। हाँ, ये भी ठीक है। देखो भाई, ये एक कार्य भविष्य में जैसे अभी चल रहा है, तो 4:15 बजे से पहले ये कार्य समाप्त हो चुका होगा पढ़ने का। ठीक है, तो अभी जो क्लास चल रही है ये 4:15 बजे से पहले समाप्त हो चुकी होगी। ठीक है, और 4:30 बजे आपका कोई और लेक्चर होता है। ये टाइम आ गया अपना 4:30 का,
और 4:30 से 5:30 आपका और कोई लेक्चर होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर के शुरू होने से पहले इंग्लिश की क्लास की क्या स्थिति होगी कि इंग्लिश की क्लास समाप्त हो चुकी होगी। तो किसी कार्य के भविष्य में किसी कार्य के होने से पूर्व यदि कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसे दर्शाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कल वाली बात वापस दोहराऊंगा, भैया मैं यहाँ पे कार्य की बात ना करूं, सीधे 4:30 बजे की बात कर लूं तो भी बात वही। अगर मैं इस कार्य की बात करूं कि 4:30 से 5:30 बजे तुम्हारी क्लास होती है, उससे पहले तुम इंग्लिश पढ़ चुके होगे तो भी बात हुई। और वही नियम हमने यहां भी पढ़ा कि फ्यूचर में कोई सर्टेन टाइम आ जाए, उससे पहले काम खत्म हो जाए तो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोनों नियम देख लो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। अगर कोई कार्य भविष्य में पूर्ण हो चुका होगा, अगर ये बात है, तो चाहे वो किसी समय को लेकर के हो, चाहे वो किसी कार्य को लेकर के हो, अंतर कोई नहीं पड़ने वाला। अंतर केवल इतना है कि नियम बदल गया लेकिन टेंस वही है, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू रीच्ड द स्टेशन। तो एक कार्य होगा मेरा स्टेशन पर पहुंचना, उससे पहले एक कार्य हो चुका होगा क्या, कि ट्रेन जो है वो स्टेशन छोड़कर जा चुकी होगी। द चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, बच्चे बहुत चतुर हैं, चालाक हैं, है ना। दे विल हैव लर्नड हाउ टू डू इट बाय देमसेल्फ। इस कार्य को कैसे किया जाए वो खुद से सीख सकते हैं, सीख चुके होंगे। बाय देन डू इट बाय देमसेल्फ, वो खुद से सीख चुके होंगे। कैसे, बिफोर वी अपॉइंट समवन एल्स टू टीच देम, इससे पहले कि हम उनके लिए या उनको पढ़ाने के लिए किसी को अपॉइंट करें, किसी को हायर करें, तो विद्यार्थी क्या कर चुके होंगे, खुद ही कर चुके होंगे। यानी कि किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा और मैं कह रहा हूं कि यार बच्चे आजकल के बड़े चतुर हैं, अपन किसी को ढूंढेंगे ना कि इनको सवाल का जवाब दो, उससे पहले ये इस सवाल का जवाब समाप्त कर चुके होंगे या इस सवाल का जवाब हासिल कर चुके होंगे। बोलो हाँ कि ना। तो पहला कार्य क्या हो रहा है और दूसरा कार्य क्या हो रहा है, जब तक हम किसी को ढूंढेंगे उससे पहले, उससे पूर्व ये अपना काम कर चुके होंगे। यानी कि जो भी इट के सेंस में आ रहा है कि जो भी ये करना चाहते हैं उसे समाप्त या पूर्ण कर चुके होंगे। टू एक्सप्रेस अ कन्विक्शन अबाउट समथिंग दैट विल और विल नॉट हैपन एट अ टाइम इन फ्यूचर। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी चीज का मेरे को बहुत, आप कह सकते हो अश्योरेंस है, ठीक है, किसी चीज का मुझे बहुत कन्विक्शन है, अश्योरेंस है, मैं बहुत ही, कन्विक्शन का हिंदी अर्थ देख के बताना, ठीक है। किसी चीज का मेरा बहुत ही मजबूत इरादा है या मैं मानता हूं, मेरा मंतव्य है कि भाई वो कार्य जो है वो किसी भविष्य के किसी समय पर या तो खत्म हो गया होगा या नहीं हुआ होगा। मेरा दोनों में से एक कन्विक्शन है, या तो 3:10 तक क्लास खत्म हो गई होगी या नहीं हुई होगी। इनमें से एक चीज को लेकर मेरा कन्विक्शन है, पक्का इरादा है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए अगर फ्यूचर टेंस में अगर हम इसकी बात करेंगे तो उसको बताने के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वापस वही बात आ गई जो रूल नंबर 1 में आई, रूल नंबर 2 में आई। रूल नंबर 1 में सर्टेन टाइम था, रूल नंबर 2 में था किसी और कार्य के होने से पहले, तो रूल नंबर 3 के अंदर ये आ गया भैया कि मेरा कन्विक्शन है। लेकिन अंतर कुछ नहीं पड़ रहा, कार्य समाप्त हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा। आई डोंट थिंक श्याम विल हैव क्लीन्ड, मुझे ऐसा नहीं लगता कि श्याम जो है साफ कर चुका होगा द हाउस, घर, कंप्लीटली बाय द टाइम वी रीच। कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से घर साफ कर चुका होगा जब तक हम पहुंचेंगे। तो ये मेरा कन्विक्शन है, और कन्विक्शन का मुझे किससे पता चल रहा है, आई डोंट थिंक, क्योंकि एग्जैक्टली तो कुछ है नहीं ना भाई। वो डेली 5 बजे तक घर साफ कर लेता है और हम ये बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज वो 5 बजे तक घर साफ कर पाएगा, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप अचानक से घर जा रहे हो और आप कन्विक्शन कर रहे हो, आप अंदाजा लगा रहे हो आप कि हाँ ऐसा हो चुका होगा, ठीक है। जैक्सन एंड हर फ्रेंड्स विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय मंडे कंसीडरिंग, अब ये कंसीडर कर रहा है, देखो विचार कर रहा है, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन नाउ। तो जैसे चीजें अभी चल रही है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि जैक्सन और उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो मंडे तक कार्य समाप्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहां पर इसका कन्विक्शन क्या कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि यार ये काम जिस स्पीड से, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मंडे तक ये इस कार्य को समाप्त कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है या ऐसा मेरा मानना नहीं है, ठीक है गाइस। तो आई होप ये तीनों रूल जो हैं, जो कि एक जैसे ही हैं लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी तीनों की डिफरेंट है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज का थोड़ा शॉर्ट और कॉम्पैक्ट होने वाला है लेक्चर।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैंने क्वेश्चन पूछना है ना, एक तो कन्विक्शन का मतलब बताना है, एक तो आपको, है ना। सेकंड, एक सवाल का और आपको जवाब देना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिमिलरिटी क्या होती है, वो तो हम बात कर चुके हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में क्या डिफरेंस होता है। सिमिलरिटी तो हम स्टार्टिंग वाले में बात कर चुके हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है तीनों में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो 3 वेरिएंट है, इसमें किस तरह का डिफरेंस देखने को हमें मिलता है, इस डिफरेंस को आप मुझे बताइए, ताकि अगले लेक्चर को आप और बेहतर तरीके से समझ पाए। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।